हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। प्रीवियस वीडियो में हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 1 to 5 कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आगे के सेक्शन 6 to 14 कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 6 डील करता है ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर से, क्षेत्राधिकार और कार्यवाही। Subsection 1. The proceeding under Section 5 may be taken against any children or relative in any district where he resides or last resided, where children or relative resides. Section 6 क्षेत्र अधिकार की बात करता है कि कहाँ Section 5 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन बनाई जाएगी मेंटेनेंस की, उसकी प्रोसीडिंग कहाँ हो सकेगी। तो Section 5 के अंतर्गत कार्यवाहियाँ उस व्यक्ति या रिलेटिव के अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट में भरण पोषण का आदेश पारित किया गया था उनके माता पिता या किसी वरिष्ठ नागरिक के लिए, तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्रोसीडिंग्स की जा सकती है जहां पर वो व्यक्ति रहता है या रहता था। कौन सा व्यक्ति? सीनियर सिटीजन या पेरेंट। और क्लॉज बी कहता है कि जहां पर उनकी संतान या कोई नातेदार रहता है जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग की जा रही है। सब सेक्शन 2 देखो। On receipt of the application under Section 5, the tribunal shall issue a process for procuring the presence of children or relative against whom the application is filed. Section 5 के अंतर्गत एप्लीकेशन की प्राप्ति पर ट्राइब्यूनल उस व्यक्ति या नातेदार की प्रेजेंस यानी उपस्थिति को प्रोक्योर करने के लिए, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोसेस इशू कर सकेगी जिनके अगेंस्ट में वो एप्लीकेशन फाइल की गई है। सब सेक्शन 3 फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव द ट्राइब्यूनल शैल हैव द पावर ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड अंडर द CRPC। तो सब सेक्शन 3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी आ जाए इस सब सेक्शन से कि ट्राइब्यूनल ऐसे व्यक्ति या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ट्राइब्यूनल के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होगी CRPC के अंतर्गत। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल की अगर आपसे पावर पूछ ले तो JMFC लगाइएगा आंसर। सब सेक्शन 4 देखिए। ऑल एविडेंस टू सच proceedings shall be taken in the presence of the children or relative against whom an order for the payment of maintenance is proposed to be made and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases. ऐसी कार्यवाही में सभी एविडेंसेस यानी सभी साक्ष्य उस व्यक्ति या रिलेटिव की प्रेजेंस में लिए जाएंगे जिनके अगेंस्ट में मेंटेनेंस को पेमेंट करने का ऑर्डर पास हुआ है, और समन केसेस के लिए प्रिस्क्राइब मैनर में वो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रोविजो देखिए। प्रोवाइडेड दैट इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the tribunal may proceed to hear and determine the case ex parte. प्रोविजो ये कहता है कि अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है या उसका समाधान हो जाता है कि वो व्यक्ति या रिलेटिव जिसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर प्रपोज किया जाना है वो विलफुली यानी जानबूझ के अपनी सर्विसेज अवॉइड कर रहा है या जानबूझ के ट्राइब्यूनल में अटेंड नहीं हो रहा है, उपस्थित नहीं हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल ऐसे केस में एक्स पार्टी डिक्री भी दे सकती है यानी एक पक्षीय आदेश भी सुना सकती है। क्लियर। सब सेक्शन 5 देखिए। Where the children or relative is residing outside of India, the summons shall be served by the tribunal through such authority as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf. जहाँ पर वो व्यक्ति या नातेदार जिसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाना है, अगर वो इंडिया के बाहर रहता है तो ट्राइब्यूनल के द्वारा ऐसा समन उस अथॉरिटी के द्वारा सर्व किया जाएगा जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करे। सब सेक्शन 6 देखिए। द ट्राइब्यूनल बिफोर हियरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 में रेफर द सेम टू अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड सच कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सबमिट हिज फाइंडिंग्स विद इन 1 month एंड इफ एमिकेबल सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड एट द ट्राइब्यूनल शैल पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट।
एप्लीकेशन की हियरिंग के पहले, एप्लीकेशन की सुनवाई के पहले रेफ़र कर सकता है एक कंसिलिएशन ऑफिसर को, और ऐसा कंसिलिएशन ऑफिसर जो होगा वो 1 महीने के अंदर अंदर उस केस की जो फाइंडिंग्स हैं या जो उसने निष्कर्ष निकाला है वो ट्राइब्यूनल को देगा। यदि एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है, यानी इजीली सुलह हो जाती है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तब वहाँ ट्राइब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो उसकी फाइंडिंग्स के हिसाब से प्रभावी हो। एक्सप्लेनेशन देखो, स्पष्टीकरण। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कंसिलिएशन ऑफिसर यानी कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट पढ़ा है ना, उसमें है कंसिलिएशन ऑफिसर जो सुलह करवाता है। सुलह अधिकारी means any person or representative of an organization referred to in explanation to subsection 1 of section 5 or the maintenance officers designated by the state government under subsection 1 of section 18 or any other person nominated by the tribunal for this purpose। तो कंसिलिएशन ऑफिसर का मतलब क्या है यहाँ पर? सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, जिसके थ्रू एप्लीकेशन की जा रही है ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट और सीनियर सिटीजन्स, या मेंटेनेंस ऑफिसर जो सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो ट्राइब्यूनल के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है कंसिलिएशन के पर्पस के लिए, वो व्यक्ति कंसिलिएशन ऑफिसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 7 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का गठन यानी भरण पोषण अधिकरण का गठन। सबसेक्शन 1 देखो, द स्टेट गवर्नमेंट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट constitute for each subdivision one or more tribunals as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating and deciding upon the order for maintenance under section 5। स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद 6 महीने के अंदर 6 महीने के पीरियड में नोटिफिकेशन के द्वारा प्रत्येक सब डिवीजन में एक या एक से ज़्यादा ट्राइब्यूनल यानी अधिकरण का गठन कर सकेगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया जाए। और क्या पर्पस होगा उनका? सेक्शन 5 के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए आदेश, कोई ऑर्डर डिसाइड करना, वो उन ट्राइब्यूनल्स का पर्पस होगा। सब सेक्शन 2 देखो, द ट्राइब्यूनल शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ स्टेट। अब जो ट्राइब्यूनल का हेड होगा वो कौन होगा? ऐसा कोई ऑफिसर जो सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक से नीचे का नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। जो याद रखने वाली चीज़ें होती है ना, जैसे यहाँ पे आपको टाइम लिमिट दे दी, यहाँ पर आपको ऑफिसर का बता दिया, रैंक का बता दिया, तो वो आप ना इंडेक्स में आगे लिखते जाया करिए। वेयर 2 or more tribunals are constituted for any area, the state government may, by general or special order, regulate the distribution of business among them। जहाँ किसी एरिया में 2 या 2 से ज़्यादा अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल गठित किए गए हैं, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा यानी सामान्य या विशेष प्रकार के आदेश के द्वारा उन सभी ट्राइब्यूनल्स के बीच कार्यवाहियाँ या केसेस डिवाइड कर देगी। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 8 डील करता है समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के केस में समरी प्रोसीजर। Subsection 1. In holding any inquiry under Section 5, the tribunal may, subject to any rules that may be prescribed by the state government in this behalf, follow such summary procedure as it deems fit। Section 5 के अंतर्गत किसी इंक्वायरी को होल्ड करने के लिए, कोई जांच करने के लिए ट्राइब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए किसी रूल के तहत समरी प्रोसीजर फॉलो कर सकती है, जैसा वो ठीक समझे। Subsection 2 देखिए, the tribunal shall have all the powers of a civil court for the purpose of taking evidence on oath and to enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of document and material objects and for such other purpose as may be prescribed। And the tribunal shall be deemed to be a civil court for all the purpose of section 195 and chapter 26 of the CRPC। अब देखिए ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर्स होंगी। तो पहली बात ये कर रहा है कि ट्राइब्यूनल के पास
सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी। लेकिन किन पर्पस के लिए होंगी? पहला पर्पस देखिए, ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, शपथ पत्र पर कोई साक्ष्य लेने के लिए। दूसरा, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, साक्षियों की उपस्थिति करवाने के लिए। और तीसरा देखिए, कंपेयरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट के प्रोडक्शन की डिस्कवरी को बाध्य करने के लिए, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट या मटेरियल ऑब्जेक्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, उनको डिस्कवर करने के लिए बाध्य कर सकेगी। और चौथा देखिए, अदर पर्पस एज मे बी प्रिस्क्राइब, और अदर पर्पस के लिए जो प्रिस्क्राइब किए जाएं। और ट्रिब्यूनल जो होगी वो सिविल कोर्ट मानी जाएगी सेक्शन 195 और चैप्टर 26 सीआरपीसी के। अब सेक्शन 195 और चैप्टर 26 किससे डील करते हैं? अपनी अपनी सीआरपीसी की बुक उठाइए अभी और पहले उनको चेक करिए। यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, फिर आप जाके देखते नहीं हो। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि ट्राइब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होंगी। किन प्रयोजनों के लिए, किन पर्पस के लिए? एविडेंस लेने के लिए, विटनेस की अटेंडेंस इन्फोर्स कराने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट और मटेरियल ऑब्जेक्ट के प्रोड्यूस करने को बाध्य करने के लिए, और अदर पर्पसेस के लिए जो स्पेसिफाई किए जाएं। और ट्राइब्यूनल जो होगी वो सिविल कोर्ट मानी जाएगी सेक्शन 195 और चैप्टर 26 सीआरपीसी के प्रोविजंस के लिए। वीडियो को पॉज करिए, पहले सेक्शन 195 और चैप्टर 26 किससे डील करता है ये देखिए, और पढ़ने के बाद वीडियो को रिप्ले करना मत भूलिएगा। आ जाते हैं सबसेक्शन 3 पे। Subject to any rule that may be made in this behalf, the tribunal may, for the purpose of adjudicating and deciding upon any claim for maintenance, choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the inquiry to assist it in holding the inquiry. ऐसे कोई नियम ट्राइब्यूनल मेंटेनेंस के क्लेम के लिए जो ऑर्डर डिसाइड करना है या डिसीजन लेने के लिए चूज़ कर सकती है एक या एक से अधिक व्यक्तियों को, और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को चूज़ करेगी जो स्पेशल नॉलेज रखते हों इंक्वायरी करने से, यानी जांच करने से रिलेवेंट मैटर्स में कोई स्पेशल नॉलेज होल्ड करते हों, उन व्यक्तियों को चुन सकेगी। किस चीज़ के लिए? कि वो ट्राइब्यूनल की हेल्प करें इंक्वायरी करने में। क्लियर है? चलिए, सेक्शन 9 डील करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस से, मेंटेनेंस का आदेश। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कहाँ होगी। अब सेक्शन 9 बात करता है ऑर्डर की, मेंटेनेंस के आदेश की। सब सेक्शन 1, इफ चिल्ड्रन और रिलेटिव्स एज द केस में बी निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन अ सीनियर सिटीजन being unable to maintain himself, the tribunal may, on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relative to make a monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of such senior citizen as the tribunal may deem fit, and to pay the same to such senior citizen as the tribunal may from time to time direct. यदि कोई व्यक्ति या रिलेटिव ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ हैं, खुद का भरण पोषण नहीं कर सकते, उनको मेंटेन करने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए निगलेक्ट कर देता है या मना कर देता है, तो ऐसे केस में जो ट्राइब्यूनल है उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा निगलेक्ट या रिफ्यूज़ल किया गया है, तो वो उस चिल्ड्रन या रिलेटिव के अगेंस्ट आदेश पारित कर सकती है। किसका? भरण पोषण का, कि वो भरण पोषण करे अपने माता पिता का या वरिष्ठ नागरिकों का। और एक मंथली अलाउंस, कि उनको हर महीने कितना मेंटेनेंस पे करना है उस सीनियर सिटीज़न को, वो स्पेसिफाई कर सकती है जैसा कि ठीक समझे। या तो मंथली अलाउंस फिक्स कर देगी ट्राइब्यूनल, या फिर टाइम टू टाइम निर्देश देगी कि हाँ अब आप इतना कर दीजिए, अब इतना कर दीजिए। क्लियर है? सब सेक्शन 2 पे आ जाओ। द मैक्सिमम मेंटेनेंस allowance which may be ordered by such tribunal shall be such as may be prescribed by the state government, which shall not exceed 10,000 rupees per month. यहाँ पर हमें लिमिट दे दी कि कितने रुपए तक हो सकेगा। मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस जो कि ट्राइब्यूनल के द्वारा आदेश किया गया है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, वो एक महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। मतलब 10,000 से कम का तो हो सकता है, क्योंकि जो पे कर रहा है, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पारित किया गया है किसी व्यक्ति के या नातेदार के, तो
उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज पे भी तो डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने 10,000 फिक्स कर दी होती कि नहीं आपको 10,000 पे करना ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कमाता ही 12-15 हज़ार रुपये है तो 10,000 रुपये कैसे दे सकता है मेंटेनेंस के लिए? तो 10,000 से ज़्यादा का नहीं होगा अलाउंस, 10,000 रुपये तक का हो सकता है। सेक्शन 10 देखो, डील करता है ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस, यानी कि जो भत्ते हैं उनमें ऑल्टरेशन भी किया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सेक्शन 9 में अलाउंस का जो ऑर्डर है वो पास हो गया कि अब 10,000 देने हैं तो 10,000 दे रहा है या 20,000 ही दे रहा है। उसमें ऑल्ट्रेशन भी किया जा सकता है। हो सकता है 10 से 5 भी कर दे और हो सकता है 10 से 15 भी हो जाए। सब सेक्शन 1 पे आ जाओ। ऑन प्रूफ ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट or a change in the circumstances of any person receiving a monthly allowance under section 9 for the maintenance order under that section to pay a monthly allowance for a maintenance, the tribunal may make such alteration as it thinks fit in the allowance for the maintenance। जहाँ पर ऐसा प्रूव हो जाता है कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है या कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या सर्कमस्टेंसेस में चेंज है किसकी, उस व्यक्ति की जो भरण पोषण प्राप्त कर रहा है अंडर सेक्शन 9। मतलब कि ऐसे व्यक्ति आ रहे थे ना भरण पोषण के लिए जो खुद को भरण पोषण करने में असमर्थ थे। मान लीजिए उनकी सिचुएशन चेंज हो गई, अब वो अपना भरण पोषण खुद कर सकते हैं, उनके इनकम ऑफ सोर्सेस हो गए कुछ, तो ऑल्टर भी किया जा सकता है उस ऑर्डर को फॉर द मेंटेनेंस ऑर्डर। तो अधिकरण जो है वो ऑल्ट्रेशन कर सकती है उसमें। या फिर मान लीजिए कि अगर 5,000 रुपये फिक्स किया और वो 5,000 रुपये उनको पूरे नहीं पड़ रहे, मतलब उनका कोई और खर्चा है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या कुछ करवाना है या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि वो बीमार हैं या कोई ऑपरेशन सर्जरी होनी है, तो ऐसे केस में क्या कर सकता है, वो बढ़ा भी सकता है अलाउंसेस को, जैसा कि वो ठीक समझे उस तरीके का ऑल्ट्रेशन हो जाएगा। सब सेक्शन 2 देखो, where it appears to the tribunal that in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under section 9 should be cancelled or varied, it shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly। जहाँ पर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि जो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट है उसका डिसीजन सही नहीं है या जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है उसको कैंसिल कर देना चाहिए या उसमें कुछ चेंजेस कर देना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से उस आदेश को कैंसिल कर सकता है या चेंज कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए, सेक्शन 11 डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा, अब जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस होगा उसका इन्फोर्समेंट कब होगा, कब वो इन्फोर्स में आएगा, या हम कह सकते हैं कि भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। सब सेक्शन 1 देखिए, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एंड इंक्लूडिंग द ऑर्डर रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एज द केस में बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी टू द सीनियर सिटीजन और टू पेरेंट एज द केस में बी in whose favor it is made, and such order may be enforced by any tribunal in any place where the person against whom it is made, such tribunal on being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance or as the case may be expenses due। जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित होगा सेक्शन 9 के अंतर्गत उसकी एक कॉपी यानी उसकी एक प्रति और कार्यवाहियों में हुए खर्चे के आदेश की प्रति सीनियर सिटीजन को बिना किसी फीस के दी जाएगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी। जो आदेश होगा उसकी प्रति जिनके फेवर में ये आदेश पारित किया गया है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसको अवेलेबल करवाएंगे, सीनियर सिटीजन को। और ऐसा ऑर्डर इन्फोर्स किया जा सकता है ट्राइब्यूनल के द्वारा ऐसी जगह पर जहां वो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है, यानी कि वो व्यक्ति या नातेदार। जहां ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि पार्टीज की आइडेंटिटी और जो ऑर्डर किया गया था अलाउंस का या एक्सपेंसेस का उनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसी जगह पर वो ट्राइब्यूनल ऐसे ऑर्डर को एनफोर्स करा सकता है। सब सेक्शन 2 देखिए, अ मेंटेनेंस ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट as an order passed under Chapter 9 of CRPC and shall be executed in the manner prescribed for the execution of such order by that court। इस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस ऑर्डर का
भरण पोषण आदेश का वही फोर्स होगा, वही इफेक्ट होगा, यानी सेम जैसे कि मानिए वो ऑर्डर सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अंतर्गत पास किया गया हो। अब चैप्टर 9 किससे डील करता है? मेंटेनेंस है ना, जो वाइफ्स और चिल्ड्रन और पेरेंट्स का सेक्शन 125 सीआरपीसी, उसी के जैसा इफेक्ट होगा और उसी मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी उसी तरीके से उस ऑर्डर का निष्पादन किया जाएगा जैसे कि सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। सेक्शन 12 डील करता है ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस, कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प। Notwithstanding anything contained in Chapter 9 of CRPC, where a senior citizen or a parent is entitled for maintenance under the said chapter and also entitled for maintenance under this Act, without prejudice to the provision of Chapter 9 of the said Code, claim such maintenance under either of those Acts but not under both. सीआरपीसी के चैप्टर 9 में किसी भी बात के होते हुए जहां सीनियर सिटीजन या पेरेंट मेंटेनेंस के लिए हकदार हैं सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अंतर्गत, और वो इस एक्ट के अंतर्गत भी, यानी मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत भी हकदार हैं, यानी कि दोनों ही कोर्ट जो हैं उनको ये राइट देते हैं कि वो चैप्टर 9 के अंतर्गत भी अपना केस फाइल करवा सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, और इस एक्ट के अंतर्गत भी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं वो। तो सीआरपीसी के प्रोविजंस पे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये एक्ट ये कहता है कि ऐसे पेरेंट या सिटीज़न या तो सीआरपीसी के अंतर्गत अपना मामला दर्ज करवाएं या फिर इस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करवाएं, लेकिन ऐसे पेरेंट और सीनियर सिटीज़न दोनों एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 13 डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, मेंटेनेंस के अमाउंट का डिपॉजिट, यानी मेंटेनेंस के अमाउंट को जमा करना। When an order is made under this chapter, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such order shall, within 30 days of the date of announcing the order by the tribunal, deposit the entire amount order in such manner as the tribunal may direct. इस चैप्टर के अंतर्गत जब कोई ऐसा आदेश जारी किया जाता है जहां पर वो व्यक्ति या रिलेटिव बाउंड है मेंटेनेंस का अमाउंट पे करने के लिए उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वो कितने दिनों के अंदर जमा करवाएगा? अमाउंट 30 दिन के अंदर। किस तारीख से? उस तारीख से जिस दिन से ट्राइब्यूनल के द्वारा ऐसा ऑर्डर अनाउंस किया गया है। पूरा अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा उस मैनर में जैसा कि ट्राइब्यूनल डायरेक्ट करे या निर्देश दे। सेक्शन 14 डील करता है अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड, जहाँ कोई क्लेम को अलाउ किया जाता है, जहाँ किसी मेंटेनेंस के दावे को अलाउ किया जाता है, वहाँ ब्याज का अधिनिर्णयन। Where any tribunal makes an order for maintenance under this act, such tribunal may direct that in addition to the amount of maintenance, simple interest shall also be paid at such rate and from such date, not earlier than the date of making the application, as may be determined by the tribunal, which shall not be less than 5% and not more than 18%. मतलब सेक्शन 14 ये कहता है कि आप मेंटेनेंस तो पे करो ही करो, और अगर ट्राइब्यूनल बोले तो आप उस पर इंटरेस्ट भी दो। सीधी सी भाषा में हम इसे ऐसे समझेंगे कि जहाँ ट्राइब्यूनल मेंटेनेंस के ऑर्डर को जारी करता है इस एक्ट के अंतर्गत, वहाँ पर ऐसा ट्राइब्यूनल ये भी निर्देश दे सकता है कि आप मेंटेनेंस के अमाउंट के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी पे करो, साधारण ब्याज भी पे करो। किस रेट पर? तो रेट क्या यहाँ पर दी गई है? 5% से कम की नहीं होगी वो दर, और जो कि 18% तक की हो सकेगी, यानी कि 5% से कम की नहीं होगी और 18% से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। और ऐसा इंटरेस्ट कब से लगाया जा सकता है? उस दिन से जिस दिन से ट्राइब्यूनल के द्वारा एप्लीकेशन बनाई गई है। क्लियर? तो मेंटेनेंस के ऑर्डर के साथ साथ ट्राइब्यूनल ये भी निर्देश दे सकती है कि आप सिंपल इंटरेस्ट भी पे करिए, और ऐसा इंटरेस्ट जो होगा वो 5% से कम का नहीं लगाया जाएगा और 18% से ज़्यादा का नहीं लगाया जाएगा। ये रेट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे जैसे मैंने लिखा है वहीं बेरेट में पास में लिख दो सीधे से 5% और 18%। तो आपको जब रिवीजन करोगे ना आप,
तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ये ध्यान रख लीजिएगा 5% और 18%। मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा 5 और 18 है। प्रोविज़ो देखिए, प्रोवाइडेड दैट where any application for maintenance under Chapter 9 of CRPC is pending before a court at the commencement of this Act, then the court shall allow the withdrawal of such application on the request of the parent, and such parent shall be entitled to file an application for maintenance before the tribunal। तो जहाँ CRPC के चैप्टर 9 के अंतर्गत मेंटेनेंस की एप्लीकेशन की गई है, इस एक्ट के लागू होने के बाद कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। कौन सी वाली एप्लीकेशन? जो CRPC के चैप्टर 9 में की गई थी। तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकेगा पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर कि ऐसी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया जाए, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन को जो चैप्टर 9 के अंतर्गत लगाई गई थी उसको वापस ले लिया जाए, और वो जो पेरेंट्स होंगे, माता पिता, वो हकदार होंगे कि वो इस एक्ट के अंतर्गत, यानी कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत ट्राइब्यूनल के समक्ष मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाने के हकदार। क्लियर? आई होप आप लोगों को सेक्शन 14 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं उससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो रही है या आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।